तो आज हम NCERT की 10वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब से मिले कुछ नोट्स देख रहे हैं। इनमें ना सत्ता के विभाजन पर खास ध्यान दिया गया है और उदाहरण है बेल्जियम और श्रीलंका के। तो कोशिश करेंगे समझने की कि भाई अलग-अलग देशों ने सत्ता के बंटवारे को कैसे संभाला और फिर उसका नतीजा क्या निकला। सोचिए, दो देश है ना, चुनौतियां एक जैसी सी पर रास्ते बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और ये सत्ता का विभाजन सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। सरकार की जो ताकत है उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, या फिर मान लीजिए केंद्र, राज्य और जो लोकल लेवल होता है उसमें। नोट्स यही बताते हैं कि इसलिए जरूरी है ताकि कोई एक ग्रुप, चाहे वो संख्या में ज्यादा ही क्यों ना हो, वो हावी ना हो जाए। इससे ना समाज में टकराव कम होता है, सबको लगता है कि हाँ भाई हमारी भी हिस्सेदारी है, और इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। अच्छा, तो पहले बेल्जियम का केस देखते हैं। नोट्स के हिसाब से देश तो छोटा सा है, पर भाषाओं का पेच बड़ा है वहाँ। करीब 59% डच बोलने वाले, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन भी। लेकिन मजे की बात यह है कि राजधानी जो है ब्रुसेल्स, वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, जबकि पूरे देश में वो कम थे। और ये भी कि फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं तो कम संख्या में, पर वो डच बोलने वालों से ज्यादा अमीर और ताकतवर थे, तो तनाव तो बनता ही था। हाँ, और उन्होंने उस तनाव को सुलझाने का जो तरीका निकाला वो वाकई बड़ा अच्छा था। नोट्स में आता है कि उन्होंने बाकायदा संविधान बदला, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषा के मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। ये नहीं देखा कि किसके सांसद ज्यादा हैं। हाँ, ये तो बड़ा कदम था। बिल्कुल। फिर ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनी और उसमें भी दोनों ग्रुप्स को बराबर जगह मिली। और वो सामुदायिक सरकार वाली बात भी तो है। ये तो मुझे बिल्कुल ही अनोखा मॉडल लगा। मतलब हर भाषा वाले ग्रुप की अपनी सरकार, जो उनके कल्चर और एजुकेशन जैसे मुद्दे देखेगी, चाहे वो लोग देश में कहीं भी रह रहे हो। बिल्कुल सही। यही तो दिखाता है कि उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ को समझा और कितना बारीक हल निकाला उसका। उन्होंने माना कि भाई अलग पहचान है लोगों की, तो उसे दबाओ मत, सिस्टम में जगह दो। तो बेल्जियम ने तो ये बैलेंस बना लिया, पर क्या ये मॉडल हर जगह काम कर सकता है? नोट्स हमें फिर श्रीलंका की तरफ ले जाते हैं, जहां तस्वीर एकदम ही अलग दिखती है। यहाँ भी डाइवर्सिटी तो है, करीब 74% सिंगली बोलने वाले जो ज्यादातर बौद्ध हैं, और 18% तमिल बोलने वाले, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब है। लेकिन 1956 में आजादी के बाद सरकार ने कानून पास किया और सिर्फ सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। उन्होंने तमिल लोगों के मन में ये भाव भर दिया कि भाई हम तो यहाँ बेगाने हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्हें लगा कि नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में, हर जगह उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनकी भाषा, उनका कल्चर, उसको दबाया जा रहा है और बौद्ध धर्म को ज्यादा तवज्जो दी गई। इसका नतीजा तो बहुत ही बुरा निकला। फिर नोट्स में गृह युद्ध का जिक्र है। लगभग 30 साल चला, सिर्फ एक भाषा कानून और वो मेजॉरिटी वाली सोच ने पूरे देश को दशकों तक अशांति की आग में डाल दिया। ये पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हालात इतने बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये दो उदाहरण एकदम साफ दिखाते हैं। जहां सत्ता को शेयर किया गया, जैसे बेल्जियम में, वहां देश जुड़ा रहा, शांति बनी, और जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपनी चलाने की कोशिश की, जैसे श्रीलंका में, वहां टकराव हुआ, हिंसा हुई और देश के टूटने तक का खतरा बन गया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सत्ता का बंटवारा कितने अलग अलग तरीकों से हो सकता है। हाँ, नोट्स में है इसका जिक्र। एक तो है वो क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल, मतलब सरकार के 3 अंग: विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है, और न्यायपालिका जो इंसाफ करती है। ये तीनों एक ही लेवल पर हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं, चेक रखते हैं, जैसे अपने यहाँ भारत में है या अमेरिका में। सही। और दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण, मतलब वर्टिकल, ऊपर से नीचे, जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्यों की सरकारें और फिर नीचे लोकल लेवल पर सरकारें, जैसे पंचायत या नगरपालिका। भारत इसका भी बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा वो बेल्जियम वाली सामुदायिक सरकार की तरह अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच भी सत्ता बढ़ सकती है, या जैसे हमारे यहाँ आरक्षण है, वो भी एक तरह से सत्ता में हिस्सेदारी देना ही है। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो भी सत्ता को प्रभावित करते हैं और एक तरह से सत्ता में भागीदार होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये नोट्स यही इशारा करते हैं कि सत्ता का बंटवारा जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना लोकतंत्र मुश्किल में पड़ सकता है।
बेल्जियम ने वो मुश्किल समझी और रास्ता निकाला, श्रीलंका ने उसे नजरअंदाज किया और बहुत बड़ी कीमत चुकाई। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना। नोट्स हमें ये अलग अलग मॉडल तो दिखाते हैं, बेल्जियम का, श्रीलंका का, और बंटवारे के तरीके भी। पर क्या सत्ता साझा करने का कोई एक आइडियल तरीका है जो हर देश, हर समाज पर एकदम फिट बैठ जाए, या फिर हर किसी को अपनी ज़रूरत और अपने हालात के हिसाब से अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है? बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं रोकते हैं। हमने देखा कि सत्ता कई तरह से बंटती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सामाजिक समूहों में, पार्टियों में। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सारे तरीके एक ही देश में एक साथ बिना किसी टकराव के आराम से काम कर सकते हैं, या ऐसा होता है कि एक तरह का बंटवारा दूसरी तरह के बंटवारे में कोई अड़चन डाल दे? इस पर गौर करने लायक है।